अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। फौज में ऑपरेशन क्लीन अप में मजीद तेजी आ गई है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक अहम और बड़ा फैसला सामने आया है। जो भी रिसेंटली उन्होंने कुछ अफसरान को सियासत में वाबस्तगी की बिना पर ओहदों से फारिग किया था, उसके बाद अब मजीद 17 अफसरों को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। यानी प्रोजेक्ट इमरान खान मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया गया है और गवादर, जहां पर आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया, वहां पर भी आसिम मुनीर साहब ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं और लग रहा है कि इस मर्तबा वो मुकम्मल तौर पर जो उन्होंने रिजॉल्व का इजहार किया था, जिस अज़्म का इजहार किया था फौज को एपॉलिटिकल करने का, अपने इदारे को सियासत से पाक करने का, अपने इदारे को न्यूट्रल रखने का, अब इस फैसले पर वो लेटर एंड स्पिरिट के ऊपर अमल दरामद करने के लिए मुकम्मल तौर पर फोकस्ड नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ सियासी असरात के हामिल जो अफराद हैं उनको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको लेटर ऑफ थैंक्स दिए जाने के अमल का आगाज़ हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए, जहाँ की सियासी तारीख इस तरह की मुदाखलत से भरी पड़ी है, जहाँ पर फ़ौज ने इक़्तिदार में आने के लिए या इक़्तिदार में रहने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल किया। वहाँ पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा भी आया है जो अपने इदारे को इन तमाम असरात से पाक कर रहा है और माजी की रवायात को मुकम्मल तौर पर जिसे हम कहते हैं ताके निसियाँ पर रख कर अब नए अपने लिए जो आईनी हदूद है उसके अंदर रहते हुए एक नई सुबह का आगाज़ किया जा रहा है। और इस फैसले की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये फैसला इदारे की तरफ से क्यों किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस सारी सिचुएशन पर जिस तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं और अपने इदारे को सियासी असरात से पाक कर रहे हैं, इसके क्या असरात पड़ सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इसी मामले से जुड़ी हुई दो और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने वी न्यूज़ में अम्मार मसूद साहब को एक इंटरव्यू देते हुए जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया था और उनका ये कहना था कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने बतौर मेजर जनरल 2 साल और बतौर DGISI 4 साल तक उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान को जो है वो कामयाबी से हमकनार करने के लिए बड़ा ही भरपूर किरदार अदा किया था। लिहाजा उस दौर में होने वाली तबाही के जो असरात हैं वो अब तक हम भुगत रहे हैं और जो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इजहार किया कि जनाब उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है और कोर्ट मार्शल करना या ना करना ये GHQ का फैसला हो सकता है। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कामरान खान साहब को मरीम नवाज़ साहिबा के इल्ज़ामात का जवाब भेजा, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मरीम साहिबा जिन 2 साल की बात कर रही हैं उन 2 बरसों में यानी 2017-18 में मैं DGC था और मेजर जनरल के तौर पे काम कर रहा था और फ़ौज के अंदर जो डिसिप्लिन है वो आपको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देता और उसी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। और फ़ौज में सिर्फ एक बंदा होता है, उसका नाम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। लिहाजा मतलब उनका कहने का ये था कि जनाब जो कुछ आप इल्ज़ामात मुझ पर आयद कर रही हैं वो उन इल्ज़ामात का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने डॉन न्यूज़ में आदिल शाह ज़ेब साहब को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में मरीम नवाज़ साहिबा ने जनरल फैज़ हमीद साहब के इस रद्दअमल को जो उन्होंने कामरान खान साहब को दिया को एतराफ़ जुर्म का नाम दिया है। और उनका ये कहना है कि जनरल फैज़ हमीद ने ख़ुद अपनी ही ज़ुबान से अपने तमाम जराइम का ना सिर्फ एतराफ़ कर लिया है बल्कि उन्होंने जो मरीम नवाज़ साहिबा की बातें हैं उनकी तस्दीक भी कर दी है, ये कहते हुए कि जनाब ये सारे इक़दामात हुए थे, चाहे उसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, चाहे इमरान खान को लेके आना था, चाहे नवाज शरीफ साहब की सज़ा थी, चाहे मरीम साहिबा की सज़ा थी, चाहे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से रब्ता था और इस तरह के दीगर जो तमाम पहलू थे। तो उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से जो जवाब है वो इनफैक्ट अब जो चार्जशीट मरीम साहिबा उनके खिलाफ फ्रेम कर रही हैं ये उसको मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करता है। लिहाजा फैज़ हमीद साहब के इस एतराफ़ जुर्म, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि इस एतराफ़ के बाद अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जवाज़ है और ये कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने का जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दी उसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब अब मैं कल्ला कुछ नहीं कीता, जो मेरे बॉसेस थे मैंने अपने बॉसेस की बात को माना और जो हमारा जो डिसिप्लिन है फ़ौज का उसी डिसिप्लिन के अंदर मैं रहा, उससे मैं बाहर नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि उनका ये मानना है जनरल फैज़ हमीद साहब का कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी तो फिर
उस शख्सियत के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो मुझे अहकामात देता था। यानी उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया। अब अगर जनरल बाजवा साहब आएंगे तो फिर उसके साथ और भी बहुत सारी शख्सियात आएंगी, जिसमें से एक शख्सियत है जस्टिस साकिब निसार साहब। और साकिब निसार साहब उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में सज़ा हुई थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। ऑल्दो वो नवाज शरीफ साहब को जिस बेंच ने सज़ा दी थी उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साकिब निसार साहब के हवाले से गर्दिश करती रहती हैं। और इस हवाले से जावेद चौधरी साहब जो सीनियर कॉलम नवीस हैं एक्सप्रेस अखबार में, उन्होंने आज फिर एक कॉलम तहरीर किया है और इस मरतबा उन्होंने उस कॉलम के अंदर जस्टिस साकिब निसार से होने वाली हालिया गुफ्तगू को कलम बंद किया है। और उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पर जो सवाल है उनसे दो पूछे, क्योंकि साकिब निसार साहब ने हालिया दिनों के अंदर मुख्तलिफ जर्नलिस्टों से मुलाकातें की हैं और उन मुलाकातों के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है और अब मेरा व्हाट्सएप हैक होने के बाद अगर वहाँ से कोई डाटा, ऑडियो या वीडियो को जो है मैनिपुलेट करके अगर जारी कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है, उनका ये कहना था कि तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको आप झूठ ही तस्वुर करेंगे। और जब अब बात की उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने इस हवाले से तो उनसे सवाल पूछा क्या आपका व्हाट्सएप इस गुफ्तगू के बाद हैक हुआ। यानी इस सवाल से पहले भी एक सवाल था, वो सवाल था इमरान खान साहब के साकिब निसार साहब के राब्ते के हवाले से, जिस पर जो है साकिब निसार साहब ने ये जवाब दिया था कि इमरान खान किसी मामले में मेरी मदद चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे फ़ौरन कह दिया मैं इस मामले का जिक्र भी नहीं करना चाहता, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जावेद चौधरी ने पूछा क्या आपका व्हाट्सएप इस गुफ्तगू के बाद हैक हुआ। साकिब निसार साहब का जवाब था मैं आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने पूछा क्या इमरान खान आपके ज़रिए मौजूदा जजेस से कोई सपोर्ट चाह रहे थे। ये सुनकर साकिब निसार नाराज़ हो गए, उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया मैं इस मामले में कतई कोई बात नहीं करना चाहता, ना हाँ और ना। दूसरा, जजेस आज़ाद हैं, ये मेरी बात क्यों मानेंगे। मैंने पूछा अगर आपकी इमरान खान से गुफ्तगू लीक हो गई तो क्या ये आप दोनों के लिए ख़तरनाक नहीं होगा। ये सख्ती से बोले तुम लोगों ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है। यानी इस गुफ्तगू में जो सब्सटेंस, जो उनकी बात का मकसद है वो इस बात का इतराफ़ है कि इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन किया और उनसे मदद तलब की किस मामले में, जो उनके केसेस चल रहे हैं और केसेस डेफिनेटली कोई जज ही सुनेगा। साकिब निसार साहब ने वाज़ेह अंदाज में इस बात का जवाब नहीं दिया कि मैंने इमरान खान की बात को ये नहीं कहा कि नहीं जनाब मैं किसी तरह की कोई मदद नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जनाब ना इसका जवाब हाँ में है ना में है। इसका मतलब ये है कि जो ऑडियो जिसका जावेद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब की साकिब निसार साहब के साथ गुफ्तगू की, उसमें इस हवाले से कोई चीज़ पाई जाएगी जिसमें उनसे कहा जाएगा कि यार तू फलां जज ना गल कर ले, और साकिब निसार आगे से कहते हैं कि अच्छा मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ या नहीं करता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस किस्म की कोई डेवलपमेंट पाई जाती है। उसके बाद सवाल हुआ है एक मरतबा फिर जो है उनके साथ जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब ने पूछा है साकिब निसार साहब से, और उनसे जब सवाल पूछा क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज होते थे। साकिब निसार ने कलमा पढ़कर जवाब दिया बिल्कुल नहीं, मेरा दोनों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं इतना कमज़ोर नहीं था कि जनरल फैज़ जैसा शख्स मुझसे रब्ता कर सकता, मुझसे मिल सकता, मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करता। मैं जनरल फैज़ से क्यों मिलूँगा, और ना ही उसमें इतनी जुर्रत थी कि वो मुझे फ़ोन करता या मुलाकात करता। इसका मतलब ये है कि साकिब निसार साहब इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे हैं कि उनका कभी भी जनरल फैज़ हमीद साहब उनके साथ कोई राब्ता हुआ। जबकि अभी रिसेंटली जो चंद जर्नलिस्टों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में उन्होंने जावेद चौधरी साहब से की हुई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ बात की। उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा साहब के साथ भी सलाम दुआ रहती है, जनरल बाजवा साहब मेरे घर भी आए थे और जनरल फैज़ हमीद के साथ भी सलाम दुआ होती रहती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि माजी में सलाम दुआ ना हो और अब सलाम दुआ होना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि उनके पास या इनके पास, दोनों के पास एक दूसरे के पर्सनल फ़ोन नंबर्स मौजूद थे और इसीलिए दोनों का एक दूसरे के साथ राब्ता था। बल्कि चंद रोज़ पहले असद तूर साहब ने
ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس ویلاگ میں بھی انہوں نے اسی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت یعنی جب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اس وقت انہوں نے یہ بات کی ہے اسد طور صاحب نے کہ جناب کو یہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا جس میں مختلف لوگ بھی موجود تھے، اور اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید اور ثاقب نثار کا نام بھی لیا تھا کہ وہ یہ دونوں شخصیات بھی اس واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل تھے، اور اسی واٹس ایپ گروپ میں ہونے والی جو گفتگو ہے اسی کے نتیجے میں فیصلے بھی کیے جاتے تھے اور سزائیں بھی سنائی جاتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی رہا ہے ہمارا، اور خاص طور پر گزرے ہوئے 5 7 10 سال، ان کے اندر سیاسی مداخلت بھی بہت زیادہ تھی، اور پروجیکٹ عمران خان نام کا جو ایک اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو تگ و دو تھی وہ بھی نہایت سنجیدگی کے ساتھ جاری تھی۔ لہٰذا اس پروجیکٹ کو اگر کامیاب بنانا تھا تو اس کی پینیٹریشن بہت زیادہ حد تک کرنی تھی، ماسس کے اندر بھی یعنی عوام کے اندر بھی، اداروں کے اندر بھی، بیوروکریسی کے اندر بھی، اور باقی تمام جگہوں پر بھی، تاکہ اس پروجیکٹ کے لیے جو یہ پودا گملے میں لگایا گیا تھا جب یہ اوپر آئے گا تب اس کی اچھے طریقے سے نشو نما کیا جائے، اس کو نرش کیا جائے، اور اس کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے تھے، اور اس کے ثبوت اب ہم کو مل رہے ہیں۔ اگر آپ مختلف اداروں میں دیکھیں، خود عمران خان صاحب مختلف گفتگو کے اندر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں اعلیٰ ترین اجلاسوں میں، چاہے وہ پنڈی میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں، عمران خان صاحب کو ان فیصلوں کی اطلاعات مل جاتی ہیں۔ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران کے کچھ لوگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں جو عمران خان صاحب کو ان فیصلوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بھی عمران خان کو پتہ چل جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جب عمران خان صاحب نے پنڈی جانا تھا، پیش ہونا تھا، تو عمران خان صاحب نے خود اس انٹرویو میں انکشاف کیا کہ میں نے جہاز میں جانا تھا، میں نے چارٹرڈ پلین بک کر لیا تھا، لیکن رات 12 بجے میں نے یہ جو ہے بائی ایئر اسلام آباد جانے کا فیصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا، کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مجھے گرفتار کر کے بلوچستان بھجوا دیا جائے گا، لہٰذا میں نے بائی روڈ جانے کا اور 2000 لوگوں کو ساتھ لے کے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی انفارمیشن بھی عمران خان صاحب تک آئی تھی۔ اب اگر یہ جو سیاسی اثرات ہیں یہ ادارے میں موجود ہیں تو ان اثرات کو پاک کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ادارے نے بطور ادارہ اس عزم کا، اس ریزولو کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہم نے اب اے پولیٹیکل ہونا ہے، ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے۔ تو غیر جانبداری کے لیے تو شرط یہی ہے کہ آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر صرف اپنے جو حقیقی فرائض ہیں یعنی دفاع وطن، آپ اس تک محدود ہو جائیں۔ اب اس تک محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی تمام تر سیاسی وابستگیوں کو جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینکنا پڑے گا، اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا۔ آپ کا جو فریضہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہوگا کہ آپ نے دفاع وطن کا جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی جو سیاسی وابستگیاں ہیں وہ نظر آئیں اور ادارہ جاتی انٹیلیجنس رپورٹس مرتب کی جائیں، اور ان ادارہ جاتی انٹیلیجنس رپورٹس کو کے اندر مختلف جگہوں پر سیاسی وابستگیاں پائی جائیں، اور پھر اس حوالے سے ایک مفصل رپورٹ تیار کر کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب تک پہنچائی جائیں، جنرل عاصم منیر صاحب ان رپورٹس کا جائزہ لیں، اور ان رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں کہ جناب یہ جو سیاسی وابستگیاں رکھتی حامل شخصیات ہیں ان کو ہمارے درمیان نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیاسی وابستگی تھی وہ صرف پسند اور ناپسند یہ یہاں تک محدود نہیں تھی، کیونکہ بطور انڈیویجول کوئی بندہ عمران خان کو پسند کر سکتا ہے، کوئی بندہ نواز شریف کو پسند کر سکتا ہے۔ پسندیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس جماعت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بھی ہے تب بھی آپ نے اس کو سپورٹ کرنی ہے، وہ صحیح بھی ہے تب بھی آپ نے اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ لہٰذا اس وابستگی کے لیے سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائرے سے باہر نکل کے بھی اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن 17 افراد کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 17 افراد اس دائرے سے باہر نکل کر اپنی سیاسی وابستگیوں کا اظہار کر رہے تھے جو نوٹ کر لی گئیں ادارہ جاتی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے، اور ادارہ جاتی انٹیلیجنس سروسز کی رپورٹ کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان 17 افراد کو، ان 17 افسران کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کر لیا جائے اور ان کو گھر بھیج دیا جائے، اور پھر اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا
इससे पहले भी चंद ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स समेत कई अफसरान को फारिग किया गया है, उनको भी लेटर ऑफ थैंक्स दिए गए हैं और उसकी वजूहात भी यही सियासी वाबस्तगियों का जो इजहार था वही बना था और उसके लिए भी यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी शामिल थी। और जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ करीबी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी बुलाकर उनसे जो है सवाल जवाब किए गए थे और उसी का नतीजा है कि जो मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर आदिल राजा टाइप कैरेक्टर्स के ज़रिए, वो भी इसी वजह से चल रही है कि वो तमाम जो लोग थे वो किसी न किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट इमरान खान से ना सिर्फ जुड़े हुए थे बल्कि अब तक इस प्रोजेक्ट इमरान खान को नरिश कर रहे थे, इसको किसी न किसी तरीके से इस पौधे को पानी दे रहे थे और इसकी जो है वो सरपरस्ती कर रहे थे। लिहाजा उन तमाम को घर जाना पड़ गया और उसके साथ साथ इस फैसले का मतलब ये है कि मज़ीद जो अफराद भी इस गेड़े में आएंगे उनको भी घर जाना पड़ेगा और जो है जनरल आसिम मुनीर साहब अब वो इस मामले पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।